गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज वाला पे। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग करंट अफेयर की। तो इसका आज पार्ट 7 में आपके लिए लेकर आया हूं। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए है ये, और यहां से मैंने टारगेट कर रखा है कि आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और यहीं से आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो ये मेरा टारगेट है। अब हमारे चैनल पे जाके और भी हमारे जो पार्ट 6 तक की वीडियोस आ चुकी है उसको आपको जरूर देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने इसका फायदा उठा लिया है, तो इसे आपको जरूर जाकर देखेंगे। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है स्पीडी के वन लाइनर्स की। जो वन लाइनर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो में बताया है अराउंड 28 से 30 वन लाइनर्स आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर इन्हें आपको करना है तो स्पीडी को ढंग से पढ़ना होगा, और स्पीडी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक अलग से आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। टोटल 11 घंटे की सीरीज होने वाली है। एक एक घंटे का आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हर एक घंटे में 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल 2200 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, 2200 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये देखना है, ये पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक कोट पढ़ेंगे किसका, एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल जिनको आप जानते होंगे, ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर है जिन्हें आप अरस्तु के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, है ना। तो अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस एक हैबिट है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 4 घंटा पढ़ लेते हैं और अगले 4 दिन तक नहीं पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो आपने 4 घंटा पढ़ा भी है एक दिन में, तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गिटार सीखते हैं तो एक दिन आप 4 घंटे तक गिटार बजा लें और अगले 4 दिन ना बजाए, तो जो आपने एक दिन बजाया है उसका भी कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो सिर्फ 30 मिनट के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप 30 मिनट भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटा करंट अफेयर कर लो और फिर अगले 10 दिन तक ना करो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है। इसलिए आपको 30 मिनट का जो सीरीज मैं लेकर आ रहा हूं रोज आपको देखनी ही है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि रोज आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ही क्या है, की है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज शारदा सिन्हा बोर्न। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट है, सुपौल में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? सुपौल में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। शारदा सिन्हा के बारे में जानते होंगे, इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है ना। छठ के गीत की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुई थी, और छठ के टाइम पे इनका देहांत भी हो गया। आप जानते हैं कहां से बिलोंग करती हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। सुपौल कहां पे है? इसकी लोकेशन देखो, ये नेपाल से बॉर्डर लगा रहा है सुपौल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेपाल से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगाती है, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, वेस्ट और ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो नेपाल से कितनी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगाती है? तो 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगाती है। ये आपको ध्यान रखना है बिहार की, और बिहार के सुपौल से थी हमारी बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा, ठीक है। तो इनका भी हाल फिलहाल में देहांत हो गया, तो इसलिए न्यूज में थी, और साथ में इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि इनको पद्मा अवार्ड दिया गया है। इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजों को हम लोग जान लेते हैं शारदा सिन्हा के बारे में, है ना। शारदा सिन्हा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये थी बिहार कोकिला, और ये एक ऐसी महिला है जिनको तीनों अवार्ड मिल रखे हैं। तीनों अवार्ड कौन से? पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और पद्मश्री भी मिला है। मतलब इनको तीनों ही पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। ये ऐसी महिला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको तीनों ही पद्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इनको पद्मश्री मिला था कब? 1991 में। इनको पद्मश्री मिला था 1991 में। पद्म भूषण मिला था 2018 में, और पद्म विभूषण कब मिला? इस बार मिला 2025 में। कब मिला? 2025 में मिला, ठीक है। तो इसलिए भी न्यूज में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इस बार जिसको पद्म अवार्ड मिला है वो सारे जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में, और पद्म विभूषण कब मिला? 2025 में मिला। शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला को, ये आपको ध्यान रखना है ना। एक होता है भारत रत्न भी, पता होगा। अवार्ड के बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं। एक होता है भारत रत्न, एक होता है पद्मा अवार्ड, है ना। ये दोनों जो अवार्ड हैं ये अलग अलग है, इनको कंफ्यूज करके मत चलना। अगर आपसे पूछा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वो कौन सा है? भारत रत्न है। सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण है, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण है, और फोर्थ हाईएस्ट पद्मश्री है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत रत्न सबसे ऊपर है। उसके बाद कौन से हैं? पद्मा अवार्ड्स हैं, और पद्मा अवार्ड्स के अंदर 3 कैटेगरी आती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, है ना। तो समझ में आ गया पद्म अवार्ड्स के बारे में। इस बार किसको मिला है? इस बार शारदा सिन्हा को मिला है। कौन सा मिला है? पद्म विभूषण मिला है ना। अभी जो पद्म अवार्ड्स है इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। उस टाइम सिर्फ एक अवार्ड होता था, पद्म विभूषण,
और पद्म विभूषण के अंदर ही 3 कैटेगरी होती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। तो इसी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग को तोड़ के कर दिया गया पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण। सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे नीचे है पहले ये देखो पद्मश्री, उसके ऊपर पद्मभूषण, फिर है पद्म विभूषण, और इस कैटेगरी से अगर आप बाहर जाओगे तो सबसे ऊपर कौन सा है? भारत रत्न। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह गई है हमारे अवार्ड से रिलेटेड, है ना। इस बार देखो 2025 के अंदर 2025 के अंदर बिहार के 7 लोगों को, कितने लोगों को? 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने लोगों को दिए गए हैं? तो 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है। किसको मिला है? शारदा सिन्हा को। किस फील्ड में? आर्ट के फील्ड में, है ना। पद्म भूषण सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है। किसको? सुशील कुमार मोदी को। सब लोग जानते हैं, हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर, ठीक है। तो इनको मिल चुका है पद्म भूषण। पद्म विभूषण मिला शारदा सिन्हा, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, और फिर पद्मश्री मिला है टोटल 5 लोगों को। कौन कौन है? भीम सिंह भवेश जो कि सोशल वर्कर है, निर्मला देवी आर्ट के फील्ड में, आचार्य किशोर कुणाल सोशल वर्क है, विजय नित्यानंद, सुरेश्वर जी महाराज और हेमंत कुमार। तो ये जो 7 नेम्स है, ये 7 के 7 नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या ध्यान रखना है? इनकी कैटेगरी कौन सी है, कौन से फील्ड में इनको मिला है? आर्ट, पब्लिक अफेयर, सोशल वर्क, आर्ट, सोशल वर्क, स्पिरिचुअलिज्म एंड मेडिसिन के फील्ड में इनको पद्म अवार्ड मिल चुका है। बिहार में टोटल कितने लोगों को मिला है इस बार? 2025 में बिहार के टोटल 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, पद्म भूषण मिला है सुशील कुमार मोदी को, और पद्मश्री मिला है टोटल 5 लोगों को, ठीक है। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है सोसाइटी के प्रति, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। पद्म अवार्ड क्या होता है इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 1954 में स्टार्ट की गई थी, है ना। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है। सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण है, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण है, और फोर्थ हाईएस्ट पद्मश्री है ना। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? जो हमारी बिहार को किला है शारदा सिन्हा जी, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है ना, और सुपौल बॉर्डर लगाता है नेपाल के साथ। तो ये सारी चीज आपको पता चल गई। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करोगे तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैट स्नेक स्पॉटेड इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि कहां पे है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो ये है वेस्ट चंपारण में। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कैट स्नेक को स्पॉट किया गया, कैट स्नेक को देखा गया। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैट स्नेक देखो कुछ इस टाइप का दिखता है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है बोइगा ट्रिगोनाटा, ठीक है। क्या नाम है? बोइगा ट्रिगोनाटा। तो बोइगा से आपको ध्यान रखना है, ये कौन है? बोइगा क्या है? ये साइंटिफिक नेम है कैट स्नेक का, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हाल फिलहाल में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया है ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे है? वेस्ट चंपारण में है। एक और हम लोग टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, कहां पे? कैमूर टाइगर रिजर्व। कहां पे? कैमूर टाइगर रिजर्व। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप इस सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई भी चीज आपको आपसे छूटनी नहीं चाहिए, है ना। अभी देखो ये जो कैट स्नेक है, इसकी खास फीचर ये है कि ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल दैट मींस कि ये रात में शिकार करता है, ये रात में जागता है और रात में शिकार करता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही बच्चे, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन, देखिए वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स क्या होते हैं? पैरा गेम्स वो होते हैं जो कि हमारे अपाहिज भाई बहन है ना, जो हमारे दिव्यांगजन है, वो जब गेम्स खेलते हैं, वो जब गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हो जाते हैं पैरा गेम्स। जैसे कि पैरालंपिक्स, मतलब ओलंपिक्स तो हो गया, बट ओलंपिक्स के ही तर्ज पे जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए जो गेम होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पैरालंपिक्स। तो ये पैरा गेम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। अभी तक 2 एडिशन हो चुके हैं। पहला कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और दूसरा कहां पे हुआ? दूसरा भी न्यू दिल्ली में ही हुआ है। कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में ही हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में न्यू दिल्ली में सेकंड एडिशन में हुआ था, जिसमें हरियाणा ने टॉप किया है। किसने टॉप किया? हरियाणा ने टॉप किया, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट रैंक जाती है किसको? हरियाणा को, सेकंड रैंक जाती है तमिलनाडु को, और थर्ड रैंक जाती है उत्तर प्रदेश को। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि थर्ड रैंक जाती है बिहार को। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, बिहार को नहीं जाती। फर्स्ट जाती है हरियाणा, सेकंड जाती है तमिलनाडु, और थर्ड आती है उत्तर प्रदेश को। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आपने खेलो इंडिया गेम्स के बारे में सुना होगा, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी आती है, जैसे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो गया, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम भी होता है। कौन सा होता है? खेलो इंडिया यूथ गेम। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम ये कहां पे आयोजित हुआ था? ये बिहार में आयोजित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कहां पे हुआ था? बिहार में आयोजित हुआ था। और ये इसका 7th एडिशन था, ये इसका 7वां
संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। 7th एडिशन कहां पे हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कौन कौन से? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया एंड भागलपुर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया एंड भागलपुर। ये आपको ध्यान रखना है। 7th एडिशन हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बिहार में हुआ 4 मई से लेके 15 मई के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बिहार की रैंक कितनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं जीता कौन। जीता महाराष्ट्र। कौन जीता? महाराष्ट्र जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम में कौन जीता था? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि बिहार में हुआ, उसमें कौन जीता? महाराष्ट्र जीता, और उसके टोटल 158 मेडल्स आए। सेकंड नंबर पे कौन सा रहा? सेकंड नंबर पे रहा हरियाणा। सेकंड नंबर पे हरियाणा रहा, और थर्ड नंबर पे राजस्थान रहा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि खेलो इंडिया पैरा गेम से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। बिहार की रैंक कितनी थी? बिहार की रैंक रही 15वीं, आपको ध्यान रखना है। पिछली बार बिहार की रैंक 21वीं थी, अब ये बढ़ के 15वीं हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग ने पिछली बार से अच्छा परफॉर्म किया, बट स्टिल हम लोग अपने होम स्टेट में ही 15वें पोजीशन पे है। ये थोड़ी शर्मनाक बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार के होते हुए भी 15वें पोजीशन पे है, तो ये थोड़ी काफी शर्मनाक बात तो है ही, है ना। हम लोगों ने टोटल 36 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 36 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। 15वें पोजीशन पे हम लोग रहे, ठीक है। महाराष्ट्र ने टॉप किया, सेकंड नंबर पे हरियाणा, थर्ड नंबर पे राजस्थान। पिछली बार से हमारी जो सिचुएशन है वो सुधरी है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हुआ? बिहार में हुआ। बिहार में इस बार इसका 7th एडिशन हुआ था, जिसमें बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया एंड भागलपुर। कब हुआ? 4 से 15 मई के बीच में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। वहां पे कौन जीता? वहां पे हरियाणा जीता फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई किसके बारे में? खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। अभी जो खेलो इंडिया गेम्स होता है ना, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इसमें स्कूल एंड खेलो इंडिया यूथ गेम में स्कूल एंड कॉलेजेस के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। स्कूल के बच्चे कब तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जब तक वो 17 साल के ना हो जाए, ठीक है। और कॉलेज के बच्चे जब तक वो 21 साल के ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 साल और 21 साल है खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। बिहार के बारे में भी आपको पता चल गया कि इस बार हमारे 36 मेडल आए हैं 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हु वाज अवॉर्डेड द हिंदी काव्य श्रीमोनी बाय काशी हिंदी विद्यापीठ, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है प्रोफेसर सुधा सिन्हा को, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इनको इस बार मिला है हिंदी काव्य श्रीमोनी, ये आपको ध्यान रखना है। किसको मिला है? सुधा सिन्हा। अगला सवाल देखिए, व्हाट विल सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन इन भागलपुर विल रीनेम्ड एज, ठीक है। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा अजगैबनाथ धाम। क्या नाम होगा? अजगैबनाथ धाम होगा। सुल्तानगंज का नया नाम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पे है? भागलपुर में है। भागलपुर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहां पे? ईस्ट में है, बिहार के ईस्ट में है। ये कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर लगा रहा है बताओ, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज इलेक्टेड एज द यूएस प्रेसिडेंट इन 2024 जनरल इलेक्शन। काफी इजी क्वेश्चन है। कौन हुआ? डोनाल्ड ट्रंप हुए। कौन हुआ? डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट चुने गए। कहां पे? अमेरिका में। ये यहाँ के 47th प्रेसिडेंट है। 47th प्रेसिडेंट है। 46 कौन थे? 46 थे जो बाइडन, और 45th कौन थे? 45th भी थे डोनाल्ड ट्रंप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी है, और इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कौन है? ये है काश पटेल, जो कि इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं, और ये एफबीआई के चीफ बनाए गए हैं यूएसए के अंदर। और ये कौन है? ये है तुलसी गबार्ड, जो कि एक अमेरिकन हिंदू है। ये इनका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। नाम आपका बिल्कुल इनका तुलसी है, बट इन्होंने क्योंकि सनातन जो संस्कृति है उसको अपना रखा है, इसलिए इन्होंने अपना नाम तुलसी रख रखा है। हालांकि ये अमेरिकन ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वहां की चीफ ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ही देखेंगे कि व्हाट फंडामेंटल राइट डिड जस्टिस पुट्टास्वामी आर्ग्यू आधार वायलेटेड। जस्टिस पुट्टास्वामी ने आधार को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया? तो इन्होंने बताया कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो केएस पुट्टास्वामी के आप सुनते होंगे। ये पुट्टास्वामी कौन थे? ये हाई कोर्ट के पहले जज रह चुके हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, इनकी मौत हो गई है, तो इसलिए भी न्यूज में है। इनकी देखो लास्ट टाइम पे सिचुएशन क्या थी। तो 2017 में
के.एस. पुट्टास्वामी का एक वर्डिक्ट आया, ठीक है, के.एस. पुट्टास्वामी केस में एक वर्डिक्ट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट टू प्राइस क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है। मतलब आपके पास निजता का अधिकार है। अगर आपके पास निजता का अधिकार नहीं है तो आप अपना जीवन ढंग से नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल के अंदर, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, क्या आर्टिकल 19 के अंदर आता है, क्या आर्टिकल 20 के अंदर आता है, या आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो आपको ध्यान रखना है राइट टू प्राइवेसी आता है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। वैसे ही एक केशव नंदा भारती केस है जिसके बारे में आप जानते होंगे। इसका वर्डिक्ट आया था, ये हुआ था 1973 में। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप जानते होंगे, संविधान का मूल ढांचा। मतलब आप इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर सरकार चाहे तो आर्टिकल 368 की तरह संविधान में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, ठीक है, अमेंडमेंट कर सकती है, बट वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल आधार है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा जो मूल आधार क्या है, सेकुलरिज्म। हमारा मूल आधार क्या है कि जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, ठीक है। हमारा मूल आधार क्या है, फेडरलिज्म, मतलब सेंटर और स्टेट की पावर बटी हुई रहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा मूल आधार है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस में आया, केशव नंदा भारती केस में आया, है ना। तो वैसे ही आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर याद रखो 1978। किस चीज से रिलेटेड है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है ना। फिर है इंदिरा सोनी केस। इंदिरा सोनी केस 1992 का किस चीज से रिलेटेड है, राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी में कहा गया था कि आप रिजर्वेशन दे तो सकते हो, पर ये जो रिजर्वेशन है ये 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से है विशाखा वाला जो केस है वो किस चीज से रिलेटेड है, राइट टू जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी से रिलेटेड है ना। वुमेन वर्क प्लेस पे ढंग से काम कर पाए, सेफली काम कर पाए। आपको पता है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा असुरक्षित फील करती हैं, ठीक है। उनको बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं लगता जब वो कहीं पे रात में कहीं पे काम कर रही हो या रात में कहीं पे ट्रैवल कर रही हो, है ना। तो वर्क प्लेस पे काम करने से रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस आई थी, विशाखा केस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, के.एस. पुट्टास्वामी, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश्ड। इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल के तहत स्टैब्लिश किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या है। अब आपको पता है कि यार हमारा देश जो है उसमें सेंटर के पास कुछ अलग पावर और स्टेट के पास कुछ अलग पावर है ना। अब स्टेट और सेंटर ढंग से मिलकर काम कर पाए, इसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल है ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो पाए। क्या हो पाए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब जो सेंटर और स्टेट है वो मिलकर काम कर पाए, स्टेट और स्टेट्स के बीच में लड़ाइयां ना हो, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाइयां ना हो, इसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है। और ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा गया है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 263 बोलेंगे ना, 60 61 62 63, 263 में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, आर्टिकल 263 में लिखा गया इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको सेटअप किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे, अभी तक 11 बार सेटअप किया जा चुका है, प्रेसिडेंट जब चाहे तो इंटरस्टेट काउंसिल, जब उसको लगे कि यार जरूरत है इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की, तो प्रेसिडेंट बना सकता है। और उसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, इसके जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। इंटरस्टेट काउंसिल कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है, जब उसका मन करे तो ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहता है। जैसे इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और परमानेंट बॉडी भी है, बट ये परमानेंट बॉडी नहीं है। जब प्रेसिडेंट चाहेंगे तब इसे बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काम क्या है कि स्टेट के बीच में झगड़ा ना हो, सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा ना हो, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे अंडर आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिमिटेशन इन इंडिया। डिलिमिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत में परिसीमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान दो, इसका मुख्य उद्देश्य है एंश्योर इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। क्या है, समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ठीक है। एंश्योर इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि यार हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी जो इलेक्शंस होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो स्टेट होता है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है और उस बेसिस पे क्या होता है, इलेक्शन होता है।
ऐसा तो नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक एमएलए है, एक एमपी होगा, है ना, ऐसा नहीं होता। किसी भी स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे लोकसभा की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और जैसे अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है तो बिहार में भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में बिहार को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बिहार है उसको बांटा गया है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी की खास बात यह है कि इसमें जो पॉपुलेशन होता है उसको सेम रखने की कोशिश की जाती है। मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग सेम पॉपुलेशन होती है। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है वो किस बेसिस पे बनाई जाती है? एरिया के बेसिस पे नहीं बनाई जाती। किस बेसिस पे? पॉपुलेशन पे बनाई जाती है। मतलब स्टेट को इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक एमएलए के पास, हर एक एमपी के पास लगभग बराबर लोग हों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस बेसिस पे? ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट ये जब बनाई गई थी, लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद से जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, है ना, काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी बार बार चेंज करना पड़ता है ना, चेंज करना पड़ता है। उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता था। बट 1971 में क्या हुआ? सेंसस हुआ, है ना। और आर्टिकल 82 में कहा गया है कि हर एक सेंसस के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करा जाए, है ना। बट 1971 में क्या हुआ? सेंसस हुआ। सेंसस के बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42 जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। और इसके तहत कहा गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी आप चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वही की वही रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो बॉर्डर है वो तो चेंज किया जाएगा, बट नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करनी होती है तो क्या होता है? डिलिमिटेशन होता है, और डिलिमिटेशन जब होगा तो उसके बाद क्या होगा? नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जाती थी। बट इस नंबर ऑफ सीट्स को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें कहा गया कि 1976 से लेके 2001 तक अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डिलिमिटेशन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाई जाएगी। बट 2001 में क्या हुआ? 82nd अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा? 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और 84th अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2026 तक डिलिमिटेशन को रोक दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि इक्वल पॉपुलेशन को डिवाइड करना एक स्टेट के अंदर, ताकि क्या हो? रिप्रेजेंटेशन सबका बराबर हो। और जब ये इक्वली एक तरीके से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जो सीट्स होती हैं वो भी स्टेट की ऊपर नीचे होती है। बट इस नंबर ऑफ सीट्स को रोकने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि जो बिहार की सीट्स वो ज्यादा बढ़ जाए और जो साउथ के स्टेट्स हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है तो उनकी सीट्स घट जाए, तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया था? जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज किया जाए, इसको रोक दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। कब? 1976 में। कब तक रोका गया था? 2001 में रोका गया था। बट उस टाइम फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट लाके इसको फिर से रोक दिया गया, कब तक? 2026 तक, ठीक है। तो 2026 आ रहा है, तो इस बार न्यूज में ये आ सकता है, न्यूज में तो चल ही रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपके आ सकता है डिलिमिटेशन से रिलेटेड कि डिलिमिटेशन है क्या, ठीक है। क्योंकि अब सेंसस भी होगा, सेंसस होने के बाद क्या होगा? फिर से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होंगी और फिर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। बिहार की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट्स है लोकसभा के अंदर, कितनी है? 80 सीट्स है। महाराष्ट्र की कितनी है? 48 सीट है। वेस्ट बंगाल की कितनी है? 42 सीट है। बिहार की कितनी है? 40 सीट है। और तमिलनाडु कितनी है? 39 सीट है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बिहार की लोकसभा में सीट्स कितनी है? बिहार की लोकसभा में सीट्स कितनी है? तो 40 है, ये आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में है इसकी 16 सीट, ठीक है। तो बिहार की लोकसभा में है 40 सीट और राज्यसभा में है 16 सीट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? तो 550 नहीं है, 552 नहीं है, 550 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 250 है, ये आप ध्यान रखेंगे। कितनी है? 250 है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लोकसभा में 550 टोटल सीट है और राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 250 है, 250 है, ठीक है। अभी जो 550 है, अभी कितने मेंबर हैं? इसमें से कुछ मेंबर्स नहीं है हमारे पास अभी। और अभी टोटल कितने मेंबर हैं? अभी टोटल मेंबर है 545 के आसपास। कितने हैं? 543 आई थिंक, आप इसको चेक कर लेना, 543 है। और राज्यसभा में कितने हैं? ये है अराउंड 245। कितने हैं? 245 सीट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल सीट राज्यसभा में 250 है, बट अभी राज्यसभा मेंबर कितने हैं? 245। ऐसी लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 550 है, बट अभी मेंबर कितने हैं? 543, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बिहार की टोटल कितनी सीट है लोकसभा के अंदर? 40 है, और राज्यसभा की कितनी है? तो 16 है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ड्यूरिंग विच कंट्रीज G20 प्रेसिडेंसी वाज द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च, ठीक है।
तो किस देश के G20 अध्यक्षता के दौरान भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया था? तो ये किया गया था G20 जब ब्राजील में हुआ था तब, ठीक है। तो ब्राजील में कब हुआ था? ब्राजील में हुआ था 2024 के अंदर। और कौन सा G20 था? 19वां G20 था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 19वें G20 में ब्राजील में क्या किया गया था? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को लॉन्च किया गया था। इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके तहत हम लोग ने एक तरीके से एम रख रखा है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो कि 2030 तक हंगर में रहेंगे, पॉवर्टी के अंदर ढकेले जाएंगे, उन सबको किसी न किसी तरीके से बचाए जाना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंसी के तहत इसे लॉन्च किया गया था? तो ब्राजील के प्रेसिडेंसी के अंडर इसे लॉन्च किया गया था, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है। हम लोगों ने G20 किया था, कब किया था? 18वां G20 हम लोगों ने किया था 2023 के अंदर इंडिया में, 19वां किया था 2024 में ब्राजील में, और 20वां किया था 2025 में साउथ अफ्रीका के अंदर। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2025 में साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है? G20 चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 19वां 2024 में ब्राजील के अंदर हुआ था, और 18वां इंडिया में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है ना। इंडिया के टाइम पे ही अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? अफ्रीकन यूनियन को ही जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो G20 में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है G20 में टोटल 19 कंट्री हैं, 19 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी एक है, प्लस इसमें एक यूनियन है यूरोपियन यूनियन, और एक और यूनियन को जोड़ लिया गया है अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है। इसको जोड़ा कब गया? इसको 2023 में जोड़ा गया। 2023 में जब 18वां G20 हो रहा था, कहां पे हो रहा था? इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो G20 में कितने मेंबर हैं? तो आपको ध्यान रखना है 19 मेंबर, 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल सदस्य हैं किसके? G20 के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। G20 के मेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज है, उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी किसके अध्यक्षता में लॉन्च किया गया? तो ब्राजील की अध्यक्षता में 19वां जब G20 चल रहा था 2024 के अंदर, तब इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि G20 के कितने मेंबर्स हैं? तो G20 के मेंबर्स मैंने आपको बता दिया कि 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस एक अफ्रीकन यूनियन। अब देखिए कि जो G20 है कौन कौन से कंट्रीज है इसके अंदर, तो ध्यान दोगे कि कनाडा है, यूएसए है और मेक्सिको है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से है? कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, फिर है ब्राजील एंड अर्जेंटीना। जो भी ऐसी कंट्री जिनका नाम आप बार बार सुनते हैं वो सारी कंट्री G20 का पार्ट है, कुछ इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो छोटी कंट्री का नाम हटा देना, बड़ी कंट्री में देखो कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना का नाम सुनते हो। यूके है तो फ्रांस भी है, जर्मनी है तो इटली भी है, तो समझ में आया। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूके है तो फ्रांस भी रहता है, बहुत सालों की इनकी दुश्मनी रही, आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। जर्मनी है तो इटली भी है, टर्की बहुत ज्यादा बोलता है तो टर्की भी है, रशिया, चाइना और इंडिया को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, जापान और साउथ कोरिया भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडोनेशिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। और इधर आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका, और मिडिल ईस्ट में कौन दिखेगा? मिडिल ईस्ट में दिखेगा आपको सऊदी अरेबिया। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो समझ में आया G20 में कितने लोग हैं? 19 कंट्री है। कौन कौन सी 19 कंट्री? देखो कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, इनका नाम आप सुनते होंगे। फिर हो गया ब्राजील एंड अर्जेंटीना, ब्राजील का नाम भी मैंने आपको कल भी बताया था, और अर्जेंटीना। यहां पे हो गया अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका, ठीक है। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया, यहां पे हो गया टर्की, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, चाइना, इंडिया। इधर हो गया जापान और साउथ कोरिया, यहां पे हो गया इंडोनेशिया नाम की कंट्री, और इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया नाम की कंट्री, है ना। यहाँ पे देखो पाकिस्तान ये सब कुछ भी नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, जिनका नाम आप रेगुलरली सुनते रहते हैं किसी न किसी वजह से, वो सारी कंट्री लगभग G20 का पार्ट है, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान तो सबसे बेकार कंट्री, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 में G20 के शेयर पास, G20 का शेयर पास क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्पेशल एनवॉयज होते हैं G20 के, ठीक है। जैसे G20 होता है तो उसका एक शेरपा होता है, मतलब वो जाके आगे रिप्रेजेंट करता है देश को। तो G20 2023 का शेरपा कौन था? तो अमिताभ कांत साहब थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 में जो G20 का शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच नाइजीरियन ऑनर वाज कन्फर्ड ऑन पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट, ठीक है। तो अभी नाइजीरिया में गए थे कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो उनको वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, तो कौन सा मिला? उनको मिला ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर, ठीक है। क्या मिला? ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर मिला नाइजीरिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवार्ड, ठीक है। अब नाइजीरिया कहां पे है? साउथ अफ्रीका में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के अंदर में है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कंट्री आपको मिलेगी, एक मिलेगी नाइजर और एक मिलेगी नाइजीरिया, ठीक है। तो दो कंट्री आपको मिलेगी, नाइजर और नाइजीरिया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इनको मिला गया एक अवार्ड, कौन सा अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे देखो नाइजर है, नाइजीरिया है और यहाँ पे चड है,
चड है, और यहाँ पे एक और कंट्री है, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नाइजर, नाइजीरिया, चड, और यहाँ पे एक और जो कंट्री है उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इन चारों कंट्री से एक लेक जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है लेक चड, ठीक है, लेक चड। तो लेक चड कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। कहां पे है? अफ्रीका के अंदर में है। क्यों न्यूज में रहता है? क्योंकि ये सूख रहा है, ठीक है। क्यों न्यूज में रहता है? क्योंकि ये सूख रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार लेक विक्टोरिया से क्वेश्चन आ चुका है। तो लेक विक्टोरिया कहां का है ये आप मुझे बताओ, ये कहां से बिलोंग करता है लेक विक्टोरिया? तो लेक विक्टोरिया से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो कहां से क्वेश्चन आ सकता है? लेक चड से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चड कहां पे है? चड मैंने आपको बता दिया कि चड है आपका, चड है आपका कहां पे? चड है यहाँ पे नाइजर, नाइजीरिया, चड के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल 4 कंट्री से ये बॉर्डर शेयर करता है। अब लेक विक्टोरिया कहां पे? लेक विक्टोरिया देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, यूकेटी, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया से, ठीक है। तो अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको कि लेक चड कहां से बिलोंग करता है? ये अफ्रीका से बिलोंग करता है। अब इनको मिला है नाइजीरिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी है इनको 30 के आसपास अवार्ड्स मिल चुके हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि किसी भी नेता से ज्यादा है, ठीक है। किसी भी नेता को इतने अवार्ड्स जल्दी नहीं मिलते, ठीक है। तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसमें देखो अभी हाल फिलहाल में भूटान में भी इनको एक अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो किसने दिया था? भूटान ने दिया था 2024 के अंदर। ऐसे मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल किसने? रशिया ने। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसने? कुवैत ने। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस ब्राजील ने। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस किसने? साइप्रस ने, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजिट जो हुआ है साइप्रस में हुआ है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वहां पे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है साइप्रस से। ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है भूटान से, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप इसको अच्छे से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच 2 कंट्रीज वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली फॉर 2024-26, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते होंगे, ये अलायंस है बहुत सारे कंट्रीज का, 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, और इसको बनाया था इंडिया और फ्रांस ने मिलके, ठीक है। इंडिया एंड फ्रांस ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था 2015 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया, और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। तो अभी इसके नए प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इंडिया प्रेसिडेंट बना है और फ्रांस को प्रेसिडेंट बना है 2024 से 26 तक का, ठीक है। तो 2024 से 26 तक का इंटरनेशनल सोलर अलायंस में प्रेसिडेंट कौन है? तो इंडिया है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नए अपॉइंट हुए हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक प्रोडक्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। अब इसके तहत क्या कर रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो कोल से यूज नहीं होनी चाहिए, वो फॉसिल फ्यूल से यूज नहीं होनी चाहिए, वो सोलर एनर्जी यूज होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ग्रिड तैयार करेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सब तक एनर्जी पहुंच सके, जो कि काफी ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। तो ये मकसद किसका है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल से ये वाला क्वेश्चन जो और आगे हम लोग आगे बढ़ने वाले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और स्पीडी की 1 लाइनर सीरीज आने वाली है, तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आए तो 100 बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इस सीरीज को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।